अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल व्यक्तित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आज हम इसी पहलू को छुएंगे अपने हेल्थ शो में। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके उपचार से संबंधित। और आज के इस कार्यक्रम में हमने सादर आमंत्रित किया है, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा है, PGIMER से गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट हैं। और सर, आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मैम। जब आप आए हैं तो एक बार मुझे फिर से वो टाइम याद आया कि हमने पहले भी इस विषय पर बात की और हमें दर्शकों का बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला और लगा कि क्यों ना दर्शकों ने जैसा रिक्वायरमेंट रखी है, जैसा फीडबैक दिया है, जैसे सवाल पूछे हैं, तो उसके साथ हम एक और एपिसोड के साथ दर्शकों को जोड़ें। अब मौसम इस तरीके से चल रहा है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो डॉक्टर एस.के. सिन्हा, मेरा पहला सवाल आपसे यही बनता है क्योंकि ये मौसम ऐसा है जिसमें हम एक तरीके से बाहर के मौसम और हमारे शरीर का मौसम बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा होता है, जिससे पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे के कारण? ये जो सीजन के साथ जो पेट में समस्याएं होती हैं, ज़्यादातर वो इन्फेक्शन से रिलेटेड होती हैं और गर्मियों में सर्दियों के तुलना में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट, वायरस की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है जी। और इन्फेक्शन होने के लिए शरीर में एक क्रिटिकल अमाउंट चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है। वो जो सर्दियों में अचीव नहीं हो सकता, गर्मियों में बड़ी आसानी से अचीव हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में ये समस्या ज़्यादा होती है। गर्मियों में को भी फिर दो टाइप से हम देख सकते हैं। एक ड्राई हीट होता है जिसमें कि एकदम से खुश्की होती है, ह्यूमिडिटी कम है, उसमें समस्या हीट हाई टेम्परेचर के बावजूद कम होती है क्योंकि जो सूखी सरफेस पे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है तो। लेकिन अगर जब ह्यूमिडिटी रहती है तो वो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं और हाई टेम्परेचर के कारण प्रोलिफरेट भी करते हैं। तो इसीलिए जो सूखे मौसम की तुलना में जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, जो जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस समय रिस्क और भी ज़्यादा होता है। तो इससे हमें बच के रहने की ज़रूरत है। मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जी। दूसरी एक है कि जो इन्फेक्शन होती है तो हमारी अपनी कैपेसिटी होती है बचने की और उसको कोप अप करने की। समर में थोड़ी कंप्रोमाइज रहती है क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की ज़रूरत पड़ती है जी। मौसम के कारण हमारे शरीर में उसकी थोड़ी कमी रहती है। इसीलिए जी। डॉक्टर सिन्हा, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपने हल्का सा टच अपॉन किया था कि इन्फेक्शन के जो केसेस हैं पानी की वजह से, मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा रहता है तो बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किस तरीके से हम बच सकते हैं, अपने तरीके से हम एहतियात बरतें? आम समझ में जिसको हम हाइजीनिक हेल्थ प्रैक्टिसेस कहते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। बेसिकली है कि जब भी हमने खाना खाना है तो प्रॉपर तरीके से हम साबुन पानी से अपने हाथ को साफ़ करें प्रॉपरली। और उसके अगर आप देखेंगे वेबसाइट्स पे या WHO की साइट पे तो एक हैंड वॉश का प्रॉपर तरीका उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें तकरीबन 1 मिनट टाइम लगता है और अपने दोनों सरफेस को आप करते हो, साफ़ करते हो और फिर वाटर में रिंस करते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हैंड वॉश। कभी भी फूड खाने के पहले नहीं, खाना बनाने के पहले, खाना सर्व करने के पहले, खाना को टच करने के पहले। ये बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली, सोफिस्टिकेटेड फैमिली है, हाई इनकम ग्रुप की फैमिली, वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, वो हैंडल कर रहे होते हैं फूड। तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो तो बड़े अवेयर रहते हैं, बट जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो उतने अवेयर नहीं रहते हैं। तो हमें उनको भी ट्रेन करना ज़रूरी है बिकॉज उनकी प्रैक्टिसेस पे हमारी हेल्थ डिपेंडेंट और है। इससे दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। हाँ। एक तो हमारे घर का भी और एक यही अच्छी आदत हम उसके घर तक भी लेकर जा रहे हैं, वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी है कि फिर हमारे डोमेस्टिक हेल्थ भी बीमार नहीं पड़ेंगे तो उससे हमारी कंफर्ट लेवल उससे इम्प्रूव होती है। वो बड़ा ज़रूरी है। हाइजीन, वैसे ही फूड हाइजीन में
देखना है, वाटर हाइजीन को देखना है। वाटर हाइजीन में आजकल सारी जगह करते हैं, जहाँ पे जो नहीं यूज़ करना चाहते हैं फिल्टर्स, ठीक है, बिल्कुल वाजिब है, उन्हें उबाल के ठंडा करके पानी यूज़ करना चाहिए। उबाल कर जरूरी नहीं है कि गर्म ही कंज्यूम करना है, उबाल के नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब उबालते हैं तो उसी कंटेनर में छोड़ देना चाहिए पानी को। अगर ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे बैक्टीरिया आ सकते हैं। दूसरा कंटेनर अगर साफ नहीं है तो वहाँ से फिर बैक्टीरिया इंटर करेगा। सो जब हम उबालते हैं पानी को तो कंटेनर भी स्टेरिलाइज हो जाता है, कंटेनर भी, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कवर करके रखना जरूरी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो वाटर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के वाटर फिल्टर अवेलेबल है मार्केट में। जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो आरओ वाटर जो कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते हैं। सो उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और काफ़ी हद तक वो हार्डनेस को भी कंट्रोल करते हैं। सो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि सिर्फ पीने के लिए नहीं, वो खाना बनाने के लिए और यूटेंसिल्स को, बर्तनों को रिंस करने के लिए भी हम फिल्टर वाटर का यूज़ करें। जी, तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे हिमाचल की बात है, पंजाब, हरियाणा की बात है, और हम ग्राफिक्स के ज़रिए भी ये सब जो भी समस्याएं हैं उनको भी दिखा रहे हैं ताकि इजीली वो इस बात को समझ सके। सर, जैसे आपने बात की कि पानी तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कारक है ही है, कारण भी है, उसके साथ जब हम फूड कंज्यूम करते हैं और आजकल की जो हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी बनी है उसमें ब्रेड एक बहुत बड़ा कंज्यूम किया जाता है, बड़े लेवल पे कंज्यूम किया जाता है घर में, तो क्या वो भी कारक बनता है? क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट 2-3 दिन की होती है लेकिन वो फ्रिज में पड़ा रहता है, तो क्या वो भी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का प्रमुख कारण बनता है? पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्गों की जो खाने की प्रैक्टिस थी उसमें कहते थे सवेरे बनाकर दोपहर तक ख़त्म करना है और शाम में बनाना है, वो रात में ख़त्म करना है, वो अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा रेफ्रिजरेशन प्रैक्टिस नहीं थी, तो ये परफेक्टली और ये फुल प्रूफ मेथड है। मतलब जब आप खाना बनाते हो, हर मोस्ट ऑफ खाना बनाने में हीट प्रोसेस यूज होती है, और मोस्टली जो हम जब भी बॉयल करते हैं 100 से ऊपर के 100 के टेम्परेचर तक ले जाते हैं, करीब करीब सारे बैक्टीरिया, वायरसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो इसीलिए इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी होती है कि जब हम बना के रख देते हैं तो बिकॉज इन्वायरमेंट, एयर स्टेरिलाइज नहीं है, उसमें डस्ट भी आते हैं, दूसरे पार्टिकल्स भी आते हैं, तो धीरे धीरे वो कंटेमिनेटेड जाएंगे, उस पर बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर सारे पहुंचेंगे और उस पर धीरे धीरे ग्रो करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि खाने से, बनाने से और खाने के बीच में गैप जितना कम रहेगा, इन्फेक्शन का रिस्क उतना कम हो जाएगा। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, खाना जल्दी खराब भी हो रहा है। जल्दी, वही मैं बताने लगा था अभी कि दूसरा ये होता है कि अगर आपने स्टोर करना है किसी आइटम को, फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीज एक वैलिड तरीका है क्योंकि वहाँ उसके अंदर में टेम्परेचर कम रहता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है, तो फूड ज़्यादा समय तक वायबल, कंज्यूम करने के हालत में रहता है वो। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप अगर ऐसा करेंगे कि खाना बनाया, उसको 10 घंटे तक आपने रूम टेम्परेचर पर रखा और फिर फ्रिज में ट्रांसफ़र करते हैं, सो दैट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि उस समय तक सारा कॉन्टेमिनेटेड हो चुका होगा और उस समय फिर रेफ्रिजरेशन से आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो जो आपने स्टोर करना है, कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही आपने बनाया, जैसे ही फूड थोड़ा ठंडा होता है, कम से कम समय के अंदर में उसको फ्रिज के अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाए। जनरली जैसे हम दूध के साथ करते हैं, उबल गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो हम उसको तो फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ, जो उसमें आजकल हर घर में माइक्रोवेव है। हाँ जी। सो माइक्रोवेव में अगर आप डाल देंगे तो इवन 1 मिनट 2 मिनट टाइम इज गुड इनफ फॉर किलिंग ऑल बैक्टीरिया। बट इम्पॉर्टेंट है व्हेन माइक्रोवेव पेनिट्रेट्स फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड। So if you put a very large chunk of food, then inside it may not work. Okay. So that one should remember. So accordingly, if one is using large amount of food in a single plate, then a little longer time. Otherwise, in normal amount up to 2.5 centimeter, 3 centimeter, it is virtually 1 minute is good enough, and all the bacteria will be killed. नहीं तो डीप तक नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा, कम टाइम फ्रेम में हम लगाएंगे। क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन उतनी ही होती है।
जी, डॉक्टर मैं बीच में जो बात कर रही थी वो था कि एक हमारी हैबिट हो गई है कि हम आटा भी सुबह गूंद के फ्रिज में रख देते हैं और वो रात तक चलता है। ये कुछ हमारी दिनचर्या की आदतें हो गई हैं क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल है। और इनफैक्ट सब्जियां भी काट के रख देते हैं ताकि फटाफट से जैसे ही डिनर का टाइम हो हम सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। तो ये प्रैक्टिस कितनी गलत है या ठीक है? जब हम साफ़ करते हैं किसी को साफ़ पानी में या फिल्टर वाटर में जब साफ़ करते हैं, रिंस करते हैं, तो अगर हमारा इंटेंशन स्टोर करने का है तो उसको जल्दी से जल्दी हमें स्टोर कर देना चाहिए फ्रिज के अंदर में। सो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली क्लीन्ड हो, प्रॉपरली रिंस्ड हो, प्रेफरेबली वो फिल्टर वाटर से क्लीन हो, और फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट फ्रिज में जो 2 to 8 का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे आप एक दिन के लिए तो जनरली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट जो जिसे गर्म किया जा सकता है निकालने के बाद, इट इज़ ऑलवेज ए बेटर प्रैक्टिस कि आप निकालने के बाद उसको माइक्रोवेव में गर्म करें। सो दैट विल सेव फ्रॉम लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में एवरीडे हैबिट में डाल सकते हैं। डॉक्टर वापस आते हैं पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने ये तो बता दी कि अगर ये तरीके से हम अपनी दिनचर्या में चीज़ें शामिल करेंगे तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कम होंगी। डॉक्टर, एक बहुत ही क्रॉनिक इलनेस है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे कहते हैं, यूसी, उसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि ये क्या समस्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं? पहले थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करूंगा इसको, सो उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है। जी। सो जब लूज मोशंस होते हैं, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं। हाँ जी। सो डायरिया जो साइंटिफिक टर्म्स में हम डिस्क्राइब करते हैं कि अगर स्टूल दिन में 3 बार से ज़्यादा पास करना पड़े, या फ्लूइड कंटेंट उसमें ज़्यादा है, मतलब एकदम से पतला हो गया, लिक्विड हो गया, फ्लोई हो गया, तो हम उसको डायरिया कहते हैं। सो डायरिया को क्या है कि क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। सो अगर डायरिया जो शुरू हुआ और 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गया तो हम लोग उसे एक्यूट डायरिया कहते हैं, और 2 to 4 वीक्स के लिए उसको परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, और बियॉन्ड 4 वीक्स उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। सो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कब सस्पेक्ट करते हैं, तो ये सब क्रोनिक डायरिया कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि एक्यूट डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया ये मोस्टली एक्यूट इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, या एंटीबायोटिक या दूसरे सपोर्टिव किया जाते हैं। शुरुआत डायरिया से ही होगी इसकी। हाँ, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में करीब करीब 100% मरीजों को डायरिया होता है जी। और कब सस्पेक्ट करना होता है कि जब स्टूल के साथ ब्लड आए, या जो स्टूल है लाल रंग का आ रहा है, सो उस कंडीशन में हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है जी। सो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए कि हमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ के लिए चेक करने की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। डायरिया जो 4 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, जिसमें काफ़ी वेट लॉस हुआ हो, जिसमें ब्लड आ रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, या डायरिया के बावजूद पेट फूल रहा हो, या साथ में उल्टियाँ लग रही हो, साथ में बुखार लग रहा हो। सो ये सारी वार्निंग सिम्टम्स हैं, एक्यूट सिम्टम्स। हाँ, ये वार्निंग सिम्टम्स हैं कि डायरिया के साथ अगर ऐसा कुछ चल रहा है जो ये चीज़ें मिलती है उसके साथ, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके लिए बड़े अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं एंड रिलायबली डायग्नोज कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने पे जी। सो आम भाषा में सारे लोग जानते हैं, एक तो है कि पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। तो सीटी स्कैन की टेक्नोलॉजी समय के साथ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सो पहले उतनी अच्छी तरह से आंतों को सीटी स्कैन में नहीं देख पाते थे, जो सॉलिड ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, ये सारे बड़े अच्छे तरीके से दिखते थे। बट समय के साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी है, टेक्निक्स भी इम्प्रूव करी है, प्रोटोकॉल्स बेटर डिफाइन हो गए हैं। तो उसके साथ जैसे आजकल सीटी एंट्रोग्राफी टेस्ट होती है, तो उसमें आते खूब अच्छी सी दिखती हैं हमें सीटी स्कैन के अंदर में। तो वो टेस्ट करके सीटी स्कैन करने से हमें बीमारी का पता चल जाता है। बट जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ के लिए, वो है कि कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, और उसके साथ बायोप्सी लेते हैं हम लोग। बायोप्सी का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं अंदर से, इनर सरफेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो उससे बीमारी का एकदम से पता चल जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ स्टूल के टेस्ट हैं, जैसे फीकल काल प्रोटेक्टिन एक टेस्ट है, वो भी काफ़ी आइडिया देता है।
बट फाइनल डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी और बायोप्सी पे डिपेंडेंट है। डॉक्टर सिन्हा, जैसे आपने बताया कि ये सारे जो टेस्ट हैं इससे क्लैरिटी मिल जाती है कि ये जो प्रॉब्लम है कहाँ तक पहुँची है। क्या ये जो प्रॉब्लम है, चाहे हम लूज मोशन से शुरू होकर यूसी तक पहुँचने की, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है? हो सकती है। अगर एक वाक्य में जवाब देना हो तो हो सकती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल जीरो नहीं है। बड़े 100 में एक मरीज़ को या 500 में एक मरीज़ को रिस्क होता है कि इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और उनको लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कुछ ना कुछ तो इस टॉक शो को अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन्स के मरीज भी सुनेंगे जी। तो कुछ हम अपने मरीजों को वार्निंग साइन समझाते हैं जी। जिनको दोज हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, कि अगर कभी ऐसा हो कि स्टूल बहुत ज़्यादा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा मतलब कितना, 10 से ज़्यादा एक दिन में आ रहा हो, अगर साथ में बुखार भी चल रहा हो, अगर पेट फूल रहा हो, अगर उल्टियाँ हो रही हों बार बार, तो ये सारे वार्निंग साइन हैं जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे बिकॉज दिस रिक्वायर्स सम इमरजेंसी अर्जेंट ट्रीटमेंट, और उसमें कुछ इंजेक्शंस भी की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो हर समय ध्यान करें कि अगर स्टूल की फ्रीक्वेंसी 10 पर डे, 10 एक दिन में 10 से ज़्यादा हो जाए, उल्टियाँ लगे, काफ़ी तेज़ दर्द हो, पेट फूल जाए या पैरों में सूजन आ जाए, तो इस सिचुएशन में इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है उन मरीजों के लिए जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन से ग्रसित है। डॉक्टर, आपने यूसी के साथ साथ क्रोन डिजीज़ का भी नाम लिया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, अगर इसके भी लक्षण कुछ अलग होते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ को एक कॉमन नाम से भी जाना जाता है, जो जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं जी। ये आज का दिन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये जो महीना है इसमें जो पिछले अब इस हफ्ते हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ डे के तौर पे सेलिब्रेट कर स्टार्ट हुआ है ये सप्ताह। सो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सप्ताह भी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को डेडिकेट कर सकते हैं ये इस वीक को। सो उसके 2 फॉर्म्स होते हैं कॉमन, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन को अफेक्ट करती है। स्मॉल बॉयल को एकदम अंतिम हिस्से को थोड़ा मोड़ा कभी कभी अफेक्ट करती है, लेकिन अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्टमक को, इसोफेगस को, फूड पाइप को, ओरल कैविटी को, इन चीज़ों को नहीं अफेक्ट करती है जी। फिर जो आंतें बनी हुई है हमारी, उसमें 4 लेयर्स होते हैं। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस टिपिकली जो अंदर के 2 लेयर हैं उसको ही अफेक्ट करती है, चारों लेयर को अफेक्ट नहीं करती है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो चारों लेयर को अफेक्ट करती है, बट रूटीनली वो 2 लेयर को ही अफेक्ट करती है। उसके उलट जो क्रोन्स डिजीज है वो आंतों की जो पूरी जीआईटी में जो 4 लेयर्स हैं, 4 की चारों लेयर को अफेक्ट कर सकती है। सो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं, उसमें रुकावट पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ बड़ी आंत में होती है, ये बड़ी आंत, छोटी आंत, डियोडनम, स्टोमक, इसोफेगस, ओरल कैविटी सारे जगह हो सकती है क्रोन्स डिजीज में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी आंतें सिकुड़ती नहीं हैं, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में वो सिकुड़ती हैं, लेकिन क्रोन्स डिजीज में आंतें सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उसके कारण रुकावट भी पड़ जाता है। कई बार आंतें फट जाती हैं, सो उसमें फिसला बन जाएगा, एक आंत दूसरे आंत से जुड़ जाएगी, या एक आंत है वो फटने के कारण शरीर के बाहर स्किन से जाके जुड़ जाएगी, या यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ जाएगी, इसको हम लोग फिसला कहते हैं। तो उसमें फिसला फॉर्मेशन होती है। तो क्रोन्स में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉम्प्लिकेशन क्रोन्स की तुलना में कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने इन दोनों बीमारियों में बहुत से अंग हमारे उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपने कुछ के बारे में तो बताया। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इसके बारे में भी बताएं कि पेट से जुड़ी हुई जो हमारी समस्याएं हैं जो वो हमारे और कौन कौन से शरीर के अंगों को उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बड़े सारे अंगों को अफेक्ट कर सकते हैं ये। एक तो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में है कि जो कॉमन होता है वो जोड़ों में दर्द होता है जी। जोड़ों में दर्द, ये हाथ या पाँव के जोड़ों में दर्द हो सकता है, लार्ज जॉइंट्स हैं,
या हाथों के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें भी हो सकता है, या जो हमारी रीढ़ की हड्डी में है उसमें भी हो सकता है। अच्छा। तो इसको पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। ये एसोसिएशन कॉमन है, अलग अलग पैटर्न होता है। एक होता है जो जैसे डिजीज़ फ्लेयर होती है उसके साथ होता है, दूसरा होता है कि डिजीज़ फ्लेयर हुए, डिजीज़ बढ़े बिना भी हो जाती है। दूसरी है मुंह में छाले पड़ने, एफ्थस अल्सर कहते हैं उसे। सो ये भी कॉमन है। फिर आँखों में लाली आती है, यूवीआइटिस कहते हैं। नज़र कमज़ोर हो सकती है, दिखने में दिक्कत हो सकती है, यूवीआइटिस होती है। फिर एक होती है ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी होती है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या कहीं किसी और ऑर्गन में थ्रोम्बोसिस होती है। तो ये सारी चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ हो सकती हैं। इसके अलावा थोड़ा इन्फेक्शन क्लियर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, सो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। क्रोन्स डिजीज में से ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ जी। इससे बल्कि संभावना थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। और बाकी फिसला फॉर्मेशन होगा, स्किन में कई बार अल्सर बनते हैं जिसको पायोडर्मा गैंग्रीनोसम कहते हैं। सो उसका एक अलग से इलाज करना पड़ता है। फिसला बन जाएंगे तो पस डिस्चार्ज हो जाएगा। वो एनल एरिया के पास से हो सकता है या कहीं से भी एब्डोमेन में हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हो सकती हैं। डॉक्टर सिन्हा, पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिस्टुला जैसे आपने बताया, कि ये क्या अलग अलग समस्याएं हैं या फिर पाइल्स की समस्या के साथ जो फिस्टुला की समस्या है वो भी पेट से ही जुड़ी हुई समस्या का एक नेक्स्ट लेवल है? पाइल्स की समस्या फिसला से बिल्कुल ही अलग है। फिसला का सिंपल आम भाषा में अगर मतलब समझाओ तो ये होता है कि कोई एबनॉर्मल, नॉर्मल तो इंटेस्टाइन का एक रास्ता बना हुआ है। हाँ जी। वो कोई एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई और फिर वहाँ से पस निकलने लगी या फीकल मैटर निकलने लगा या फूड कंटेंट निकलने लगा, तो फिर उसको फिसला कहते हैं। जो पाइल्स या जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मेडिकल टर्म्स में हिमोरॉइड्स कहते हैं, वो सिर्फ एनल कैनाल के अंदर, एनल कैनाल वो हिस्सा है जिसको हम एनस के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, उससे 4 सेंटीमीटर अंदर तक का हिस्सा है, उसको हम एनल कैनाल कहते हैं। तो एनल कैनाल में एक कुशन जैसी चीज़ होती है जो कि ब्लड वेनस चैनल से बनी हुई होती है। सो वो वहाँ पे कुशन प्रोवाइड कर रही होती है। उसके और भी पर्पसेज हैं। सो वहाँ से अगर ब्लड लीक करता है या वहाँ पे उसके अंदर में जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है, तो हम उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। सो ये 2 तरीके से कॉमनली प्रेजेंट करती है। एक तो है कि ब्लड आता है स्टूल के साथ। इसमें जो ब्लड आएगा कॉमनली जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो ही कैन सी स्टूल क्लियर सेपरेटली। सो स्टूल का नॉर्मली जैसे हम सब जानते हैं कि पीला रंग होता है, वो देखेगा कि पीला स्टूल है, बट साथ में देखेगा खून पड़ा हुआ है जो कि ब्राइट रेड कलर ब्लड होता है। सो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं हेमोरॉइड्स को। कई बार ऐसा होता है कि स्टूल नॉर्मल पास किया और उसके बाद जब स्टूल पास हो गया फिर ड्रॉप में उसका ब्लड आता है, तो हेमोरॉइड्स में ऐसा होता है। दूसरा हेमोरॉइड का सिम्टम होता है अगर क्लॉट बन जाए, जो थ्रोम्बोज्ड पाइल्स कहते हैं, थ्रोम्बोज हेमोरॉइड्स कहते हैं। हाँ जी। उसमें पेन होता है, एनल एरिया में पेन होता है। फिसला में आम तौर पे पेन नहीं होता है। कभी कभी फिसला का मुंह जब बंद हो जाता है तो फिर अंदर में एक पस का कलेक्शन सा बन जाता है, फिर उसमें पेन हो सकता है, बट आमतौर पे नहीं। लेकिन फिसला में नॉर्मल ओपनिंग होती है, ढेर सारा पस निकलेगा, फीकल मैटर निकलेगा, वो सिम्टम्स होते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जी। डॉक्टर सिन्हा, एक बहुत बड़ा चैप्टर है फूड, यानी कि अगर हम अपनी भोजन डायरी की बात करें, आहार किस तरीके कंज्यूम करें जो हमारे पेट के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत बार ये भी कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा मिर्च वाला खाना खाते हैं तो भी हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। तो किस तरीके का भोजन ज़रूरी है हमारे हेल्दी स्टमक के लिए? 2 चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, क्योंकि बातें शुरू करूँगा तो ये लंबी जा सकती है जी। सो 2 बातें हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो है कि फूड का कंपोजिशन क्या होना चाहिए। तो फूड का कंपोजिशन एक कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी देती है, सो उसको एनर्जी की चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो दूसरी है प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। सो प्रोटीन की मात्रा 30-40% हमारी कैलोरीज डिराइव होनी चाहिए प्रोटीन से, और फैट को थोड़ा कम रखना चाहिए।
और फैट को कम रखना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 20% 25% कैलोरीज फैट से आती है। इसमें क्या होता है ना कि अब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जब हम कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका तरीका भी अलग अलग होता है। 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से हमें तकरीबन 4 कैलोरी मिलती है। सो जब मैं 20% की बात कर रहा हूँ तो मैं कैलोरीज की बात कर रहा हूँ, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ। सो वेट में तो वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि फैट is very rich source of calories, very compact source of calories. So वो ध्यान करना है कि ये रेशियो मेंटेन रहना चाहिए जी। दूसरी है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी में कि हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना हम उसको यूटिलाइज करें। सो बॉडी फूड की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज करनी जरूरी है जी। और उसको ऑप्टिमाइज करने का जो सिंपलेस्ट और बेस्ट तरीका है वो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। अगर हमारी ऑप्टिमम एक्सरसाइज है तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। उसके बड़े सारे एडवांटेजेस हैं फूड के अलावा भी। एक सिंपल तरीका है कि आप फूड को, इनटेक को और एक्टिविटी को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। सो अगर आप अपना रेगुलर वेट चेक कर रहे हैं, अगर वो स्टेबल है तो मतलब कि बैलेंस्ड है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है मतलब कि कहीं उसके बीच में गैप है जी। आजकल हर कोई के पॉकेट में मोबाइल फ़ोन होता है। सो मोबाइल फ़ोन में दर्जनों फ्री एप्लीकेशन हैं जो हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। जैसे कि एकदम से फ्री आता है जिससे गूगल हर के फ़ोन में है, तो गूगल का ऐप है गूगल फिट। सो वो मॉनिटर करेगा। एक बार आपने डाउनलोड कर दिया ऐप, फ्री ऐप है, लाइफ टाइम फ्री है। सो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि आपको कितनी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, कितनी वॉक कर रहे हैं आप। हाँ, और आपकी सो उसमें एक्टिविटी को फिर 2 तरीके से मेजर करते हैं जी। एक तो है कि आपकी स्टेप काउंट या कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। दूसरी है कि किस रेट पे बर्न कर रहे हो जी। क्योंकि अगर आप हाई रेट पे बर्न कर रहे हो तो वो आपके हार्ट के लिए दैट ट्रांसलेट्स इनटू हार्ट पॉइंट। इफ समबडी यूजेस द ऐप ही विल नो। सो अगर आप जैसे रनिंग कर रहे हो या ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो आपके हार्ट पॉइंट्स होते हैं, तो वो हार्ट पॉइंट्स होंगे, मतलब कि आप अच्छी पेस पे कर रहे हो तो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बट ऐसे भी नॉर्मल हेल्दी लोगों को 7 to 8,000 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी मेंटेन करनी चाहिए। और अगर किसी का वजन सामान्य से ज़्यादा है तो उसे 10 to 12,000 स्टेप्स की प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जी। डॉक्टर, आपने बड़ा मैन्यूटली कैलोरीज कैसे काउंट करना है, किस किस तरीके से हमारी ऐप्स हमारी मदद कर सकती हैं और किस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, उसको बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक बस सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँ, क्योंकि हमारे बड़े सारे दर्शक हैं जो कि हिमाचल से हैं, तो झरनों का पानी हम ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या वो सही प्रैक्टिस है या फिर उसमें ध्यान देना चाहिए हमें? नहीं, वो सही प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि कि कोई ज़माना होता था जब हम लोग बिलीव करते थे कि झरनों का पानी साफ़ पानी है। साफ़ पानी इसीलिए है क्योंकि जो हम ऑब्वियसली जो रेन वाटर जो आती है, सो वो इन ए वे इवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंसेशन से बनती है। सो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता है जब कंडेंसेशन वाटर कंडेंस करती है। लेकिन नीचे जब आती है, आज के जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो शुरू में पर्टिकुलरली बिगनिंग ऑफ द सीजन में काफ़ी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जिसमें बैक्टीरिया भी हैं, अदर पोल्यूटेंट्स हैं, अदर सब्सटेंसेज हैं। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एसिड रेन। सो वो क्यों होता था? वो इसीलिए होता था कि रेन तो वहाँ से चलती थी एकदम से स्टेराइल इन्वायरमेंट में और प्योर फॉर्म में, लेकिन जब इन्वायरमेंट में आते समय वो पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो एसिड बनाती थी और उसके कारण होती थी। तो एक तो वो इशू है कि वो सारी चीज़ें होती हैं, होंगी, खास करके इस सिचुएशन में जब अब अभी आजकल पोल्यूशन ज़्यादा है, पहाड़ों तक भी पोल्यूशन पहुंच गया है जी। दूसरी है कि पहले उसके कंटामिनेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस कम होते थे, लेकिन अगर एक जगह पे सोर्स है कंटामिनेशन की, आइदर बिकॉज कहीं से किसी ने सीवेज ऐड कर दिया, कहीं से घर का ड्रेन्स का पानी जा रहा है, तो उसमें लीकेज होने के चांसेस। हाँ, सो वो सारी काफ़ी संभावना रहती है। सो
इट इज़ माने ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा आज की डेट में। आपकी तरफ से एक बिग नो है। हाँ, कि उसको इस बिना फिल्टर किए हुए यूज़ करना चाहिए। जी। आजकल बड़े सारे पोर्टेबल फिल्टर्स आ गए हैं जिसमें आप सिंपली यू कैन पुट दैट वाटर into bottle which contains filter and then it can be used after ये बहुत ज़रूरी सजेशंस हैं जो कि हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और ज़रूरी है कि हम अपने पेट के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। डॉक्टर, एक प्रॉमिस हम आपसे चाहते हैं जाते जाते, क्योंकि वीट एलर्जी को लेकर बड़े सारे हमारे को सवाल भी आ रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है, लोग चाहते भी कि हम वीट एलर्जी पर बात करें जो कि बहुत ग्रेव इशू बनता जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें एक अनदर एपिसोड में वीट एलर्जी को लेकर हम ज़रूर बात करें। डेफिनेटली मैम, आप जब हमें मौका देंगे मैं ज़रूर ही बात करना चाहूँगा वीट एलर्जी के बारे में, और उस दिन हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी। अभी एक पॉइंट जो मैंने बीच में मिस किया, हमारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज वाले पेशेंट सुन रहे होंगे। सो उनको एक प्रिकॉशन उनकी लाइफ टाइम के लिए लेनी होती है जी। कि कॉमन पेन किलर मेडिसिन जो आम पब्लिक, जो आम हेल्दी लोग खाते रहते हैं, डिस्प्रिन, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफिनैक, सो वो सारी चीज़ें इनके लिए बिल्कुल अनसुटेबल होती है क्योंकि उससे उनका डिजीज़ फ्लेयर होता है। ओके। सो उनको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ जो क्रोसिन या पैरास्टामोल की टेबलेट होती है वो सेफली ले सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट बनती है एनाल्जेसिक की। सो ये प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। ऐसे भी पेन किलर मेडिसिन्स आंतों के अंदर में बड़े सारे नॉर्मल बंदों में भी ये अल्सर कॉज करती है, तो इनका उपयोग जितना कम से कम किया जाए उतना ही उचित है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो एडवाइस हमें प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा ने दी है, इसे भी हम अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर ऐड करेंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही हम किसी तरीके के उपचार के साथ जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ के साथ भी देख सकते हैं, बाकी हमारे सेटेलाइट चैनल डीडी हरियाणा और डीडी पंजाबी के साथ भी आप जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं निधि इस कार्यक्रम में हमारे साथ देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद।